गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। आज हम लोग एसपी के चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, या एसपी के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज, हमारी न्यू टेक्स्ट बुक में। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है शेयर मार्केट। तुम लोगों ने सुना होगा शेयर मार्केट, राइट? तो शेयर मार्केट को ही हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। शेयर मार्केट में जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, और भी कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। जैसे न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक है, ओके, जापान में है, सिंगापुर में है। सब अलग अलग कंट्री के भी अपने खुद के स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये होता है जहाँ पर शेयर्स और भी कुछ, जैसे आईपीओ होता है, शेयर मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, और भी सिक्योरिटीज़, जिसको हम लोग सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, जिसमें डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह है। इसके लिए भी यहाँ पर मतलब लोग चाहे तो इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। गवर्नमेंट भी यहाँ पर शेयर मार्केट के थ्रू अपने बॉन्ड्स बेचती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि लोग जाते हैं वहाँ पर। एक वक्त था उस टाइम पे, पुराने ज़माने में, वहाँ पर लोग अपने शेयर्स बेचते थे, बेचने वाले आते थे, और जिनको ख़रीदना होता था वहाँ ख़रीदने वाले भी जाते थे, और लोग वहाँ पर बोली लगाते थे। जैसे कोई बोलता था कि मैं ये शेयर 100 रुपये में बेचना चाहता हूँ, और लोग अपनी अपनी बोली लगाते थे। जो ज़्यादा देगा वो उसको बेचता था, या फिर जो बेचने वाला है उसको ज़्यादा चाहिए, और जो खरीदने वाला है वो कम बोली लगाता था। अब जिसको जहाँ पर प्राइस जमता था खरीदने और बेचने वाले को, वहाँ पर वो खरीदते और बेचते थे। ये सिंपल है। जैसे आज हम लोग को भी कोई चीज़ बेचना है या खरीदना है, तो एक आम आदमी क्या करता है? उसके दिमाग में क्या आएगा? मार्केट जाएगा, राइट? आज तुम लोग को कोई चीज़ खरीदना है तो एक माइंड में ये आता है कि ठीक है, ये मार्केट जाते, उस मार्केट में वो चीज़ हम खरीदेंगे। और हम लोग जाके बोलते हैं हम लोगों को ये इतने प्राइस में चाहिए, वो बोलता है नहीं ये 500 में दूंगा, हम लोग बोलते हैं नहीं 400 में दे। फिर वो लास्ट में हो सकता है हम लोग 450 रुपीज़, 450 रुपये में ख़रीद के लेकर आ जाए। ऐसे हम लोग भाव ताव करते हैं और हम लोग चीज़ें खरीदते हैं। तो बेचने वाला भी मार्केट में आता है और ख़रीदने वाला भी मार्केट में आता है, क्योंकि दोनों की ज़रूरत वहाँ पर पूरी होती है। उसी को हम लोग यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज और एक आम मार्केट में ये फ़र्क है कि स्टॉक एक्सचेंज में रूल्स और रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के, उस हिसाब से चीज़ें, शेयर्स खरीदी और बेची जाती है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग स्टॉक मार्केट भी कहते हैं या शेयर मार्केट भी कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैपिटल मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटल मार्केट में। मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो, ये कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है कि जैसे आज जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, और वो पैसा उनको कहाँ से मिलता है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मिलता है। स्टॉक एक्सचेंज में जब जब लोग शेयर्स खरीदते, जैसे आम आदमी, हमको लोग शेयर मार्केट रिटेल इन्वेस्टर कहता है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग शेयर्स खरीदते 100, 200, 500, 10, 15, 20, और ये पैसे कंपनीज को मिलते हैं जब हम शेयर्स खरीदते हैं पहली बार, और फिर कंपनी उससे बिजनेस करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से शेयर मार्केट के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनीज को कैपिटल मिलते हैं और गवर्नमेंट को भी कैपिटल मिलता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज मार्केट। इसको ऑर्गेनाइज मार्केट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग भाजी तरकारी मार्केट है तो कुछ भी कोई भी क्या बेच रहा है अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दे, ऐसा नहीं है। एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जहाँ पर सेबी होती है। अब ये सेबी क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसको गवर्नमेंट ने बनाया है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सेबी जो डिसाइड करता है कि मतलब अगर शेयर्स कोई परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है तो उसका एक प्राइस जो होना चाहिए वो सेबी तय करता है। कि ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस लगा दे और ज़्यादा प्राइस ले ले, या फिर कोई कस्टमर कोई भी प्राइस में ख़रीद ले या बेच दे, ऐसा नहीं होता है। कुछ सेबी के रूल्स हैं, उस हिसाब से हम लोगों को इस मार्केट में चलना होता है।
तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। अब ये इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मतलब वही शेयर्स हो गया, शेयर्स के अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज है ना डिबेंचर्स के थ्रू भी पैसे जमा करती है। अब ये डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कंपनी हम लोग से 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया जो भी है हम लोग जैसे बैंक में एफडी रखते हैं, वैसे हम लोग कंपनी को डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी क्या करती है, पैसे कलेक्ट करती है। लोग है ना पैसे देते हैं कंपनी को और कंपनी उस पर क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, तो उसको हम लोग डिबेंचर्स कहते हैं। और कंपनी के पास वो पैसे जमा रहते हैं, कंपनी उससे बिजनेस के लिए यूज़ करती है अपने, हाँ, और उसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका बेनिफिट ये है कि उसमें हम लोगों को रिस्क नहीं है, कंपनी को फ़ायदा हो या नुकसान हो, कंपनी हम लोगों को इंटरेस्ट देते रहती है, जैसे बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो वो भी सिक्योरिटीज़ में आ गया। उसके अलावा जैसे मैं शेयर्स की बात कर रहे थे, शेयर्स में तुम लोगों को लास्ट लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, जब एसपी का लिया था मैंने डीमैट चैप्टर डिपॉजिटरी, तो उसमें मैंने बताया था शेयर्स क्या होता है। शेयर्स का मतलब होता है जब हम लोग कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं और हम लोग को पैसे की ज़रूरत है, हम लोग शेयर मार्केट के थ्रू एक आईपीओ कहते हैं, मतलब पहली बार हम लोग अपनी कंपनी के शेयर्स आईपीओ के थ्रू बेच सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहाँ पर मतलब लोग हमारे शेयर्स खरीदते हैं और वो जब लोग शेयर्स खरीदते हैं तो हम लोगों के पास पैसे आते हैं और हम लोग उस पैसे से अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं। अब जब ऑब्वियसली जब हम लोग लोगों का पैसा यूज़ कर रहे हैं, अपना पैसा और लोगों का दोनों है, तो जिन लोगों का पैसा भी हम यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस में, अब जब बिज़नेस को फ़ायदा होता है हम लोग साल में एक बार क्या करते हैं, उसको पूरा मीटिंग करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और जैसे हम लोगों को फ़ायदा होता है तो हम लोग कम से कम साल में एक बार जब प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड देते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग डिविडेंड दें। डिविडेंड का मतलब होता है फ़ायदा जो होता है प्रॉफिट, उसका हिस्सा बांटना लोगों में। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उसको उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में से, कम रहेगा तो कम मिलेगा। अब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड देती है, कई बार कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। मतलब हम लोगों को शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी को फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो कंपनी क्या करती है, हम लोगों को उसमें से हिस्सा देती है। हमारे पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स है उस हिसाब से हमको डिविडेंड मिलता है, मतलब प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। ज़्यादा शेयर्स ज़्यादा डिविडेंड, कम शेयर्स कम डिविडेंड। और कई बार ऐसा होता है कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, तो वो साल कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तो डिपेंड करता है। अब ऐसा भी होता है कभी कभी कंपनी साल में 2 बार भी डिविडेंड दे सकती है अगर कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पहली बार डिविडेंड जैसे देती है, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है, मार्च में, उसके बाद कंपनी जैसे डिविडेंड देती है तो उसको हम लोग फाइनल डिविडेंड कहते हैं। और कई बार बीच में भी कंपनी को ऐसा लगता है कि फ़ायदा है और कंपनी को अपने शेयर्स के प्राइस बढ़ाने हैं, तो बीच में भी कई बार डिविडेंड देती है। तो वो ये सारे काम कहाँ से होते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू ही होते हैं। जैसे हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़े थे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसमें हम लोग ने पढ़े थे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, और वो जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं उसको हम लोग डीमैट अकाउंट कहते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स रखे होते हैं और डीमैट अकाउंट के थ्रू हम लोग शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं शेयर मार्केट में। हम अपने घर बैठे बैठे भी, जैसे अभी जो मॉडर्न शेयर मार्केट अगर हम लोग कहेंगे तो वो है इलेक्ट्रॉनिकली सारे काम होते हैं, जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे डिपॉजिटरी में। अगर वो पढ़ोगे तो ये समझने में और इजी पड़ेगा। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली लोग शेयर्स खरीदते हैं, मतलब घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस में। और स्टॉक एक्सचेंजेस को किसके रूल्स और रेगुलेशंस मानना पड़ता है, सेबी। तो शेयर मार्केट के लिए शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना, बॉन्ड्स भी फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, बस बट इतना है कि बॉन्ड्स में हमारा पैसा अगर 5 साल 10 साल के लिए अगर हम लोग खरीदते हैं तो 5-10 साल तक अपने पैसे हमको वापस नहीं मिलते हैं। उस पर भी हम लोगों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं खरीदे और बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो उसको हम लोग सिक्योरिटीज़ कहते हैं, आर परचेज एंड सोल्ड बट एज पर सर्टन वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, बट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। Definition: Stock exchange are privately organized market which are used to facilitate trading securities. Stock exchange एक ऐसा प्राइवेट मार्केट है जहाँ पर हम लोग को फैसिलिटी मिलती है जिसके थ्रू हम लोग सिक्योरिटीज़ मैंने कहा ना, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब को हम खरीद सकते और बेच सकते एक रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से।
फिर हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स पढ़ेंगे। अब ये स्टॉक एक्सचेंज का फीचर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जैसे मैंने कहा कि जहाँ पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, एक ऐसा मार्केट है। ओके, तो उसका पहला फीचर है ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज मार्केट है फॉर बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है, जैसे मैंने ऑर्गेनाइज का मतलब कहा ना, रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पर बेचा और खरीदा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से आ जाए और अपनी दुकान लगा के बैठ जाए। गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस है, और ये रूल्स और रेगुलेशंस के लिए गवर्नमेंट ने सेबी बनाया है। तो सेबी के थ्रू लोग खरीदते, सेबी के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसी के थ्रू इस मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है, डीलिंग इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज मैंने बता चुका हूँ, शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया। स्टॉक एक्सचेंजेस इज अ प्राइमरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। प्राइमरी का मतलब होता है जब कोई भी कंपनी अब स्टार्ट होती है, न्यू कंपनी, तो वो लोग अपने शेयर्स को बेचते हैं फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट के थ्रू, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। इसलिए हम लोग पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर्स बेचती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट। खास तौर पे उस वक्त जब न्यू कंपनी अपने शेयर्स बेचती है और पब्लिक उस शेयर्स को खरीदते हैं, उसको हम लोग आईपीओ कहते हैं। मैंने अभी बताया था, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। उस वक्त कंपनी को पब्लिक से पैसे मिलते हैं, उसको न्यू सिक्योरिटीज आर फ्लोटेड एंड फंड्स आर कलेक्टेड। न्यू सिक्योरिटीज मतलब नए शेयर्स फ्लोट होते हैं और फंड्स कलेक्ट होते हैं, मतलब लोग नए शेयर्स को खरीदते हैं पहली बार और कंपनी के पास पैसा कलेक्ट होता है। फंड्स आर कलेक्टेड बाय कंपनीज फॉर मीटिंग देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। और कंपनी के पैसे की ज़रूरत पूरी होती है और कंपनी उससे बिजनेस स्टार्ट करती है। ओके, और बिजनेस स्टार्ट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है। कई बार कंपनी को 5 साल 10 साल चलाने के बाद और पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी और भी शेयर्स बेच सकती है, जिसको हम लोग एफपीओ भी कहते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर। जिसमें कंपनी क्या करती है, फिर से अपने कुछ शेयर्स बेचती है, पहली बार नहीं बट सेकेंड टाइम, और उसके थ्रू पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती है। तो इसके लिए हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट भी कहा गया है। अब सेकेंडरी मार्केट क्यों कहा गया है, वेयर सिक्योरिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्राइजेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार स्टार्ट होती है तो अपने शेयर्स बेचती है और लोग खरीद लेते हैं उस शेयर्स को, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट। अब हमने जो शेयर्स खरीदा है, अब हम लोग वो शेयर्स को क्या कर सकते हैं, रोज शेयर मार्केट मंडे टू फ्राइडे जब ओपन रहता है सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वक्त के बीच में हमारे शेयर्स हम किसी और को बेच सकते हैं। कोई अपने शेयर्स खरीद सकता है, हम शेयर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब ये हम लोग किसको खरीदेंगे बेचेंगे, लोगों को, मतलब जिनको इंटरेस्ट है कोई कंपनी के शेयर्स खरीदना, वो हमसे खरीदेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारे पास रिलायंस के शेयर्स है 100 शेयर्स, तो हम लोग ने आज रिलायंस के 100 शेयर्स किसी और को बेच दिए, उसने खरीद लिया। फिर उसके पास आए, उसको ऐसा लगा कि 5 दिन बाद उसको बेचना है या रखना है, तो वो रख सकता है, बेच सकता है। कंपनी के पास तो पैसे आ चुके हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। या म्यूचुअल फंड्स, कंपनी सुना होगा म्यूचुअल फंड्स, ये लोग भी शेयर्स खरीदते हैं, बैंक्स भी शेयर्स खरीदती है। तो इस तरीके से रोज शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं, जो ऑलरेडी कंपनी से पहली बार लोग खरीद चुके हैं। जो पहली बार खरीद चुके हैं तो प्राइमरी मार्केट, न्यू कंपनी जब स्टार्ट हुई, और एक बार जब खरीद लिए उसके बाद फिर उसको बार बार एक दूसरे को बेचना खरीदना, बेचना खरीदना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो यहाँ ही लिखा है वेयर सिक्योरिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब एग्जिस्टिंग मतलब जो कंपनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, न्यू कंपनी चल रही है, अब उसी के शेयर्स लोग आपस में एक दूसरे को बेचते और खरीदते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है फैसिलिटेट्स लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। एक्सचेंज फैसिलिटेट्स लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इशूइंग बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। एक्सचेंज क्या करती है, सारे शेयर्स की एक लिस्ट, अगर जब तुम लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाकर देखोगे, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है गेटवे ऑफ इंडिया के पास, या बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के पास देखोगे तो इनकी बिल्डिंग्स में एक पूरा टिकर लगा हुआ है, जहाँ पर तुम लोग देखोगे तो सारे शेयर्स के प्राइस जो है वो लिस्ट में जाते रहेंगे, सारी कंपनीज के नाम और उसके शेयर्स के प्राइस। तुम लोग अपने मोबाइल में भी हर कंपनी के शेयर्स के प्राइस देख सकते हो, और जब मार्केट ओपन रहता है तो प्राइस बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है।
तो ये सारा जो पूरा लिस्ट बना होता है, मतलब वहाँ पर जब हम लोग देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में या हमारे मोबाइल में सब कंपनी के नाम, तो वो नाम डालने वाला कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो हमारी कंपनी को लिस्टिंग करता है। लिस्टिंग ऑफ शेयर इज डन थ्रू लिस्टिंग एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट बनता है कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से, उस एग्रीमेंट के मुताबिक द लिस्टिंग एग्रीमेंट इज साइंड बाय द शेयर्स इशूइंग कंपनी एंड द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। अब ये एग्रीमेंट क्यों बनता है? ताकि अगर कल को कोई चीटिंग हो, कोई गड़बड़ हो जाए, तो इसके लिए पहले एग्रीमेंट बनता है कि हम आपके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट तो कर रहे हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को कहती है, बट आपको रूल्स और रेगुलेशंस एग्रीमेंट के हिसाब से आपके शेयर्स बेचना है पब्लिक को, और उसके आगे भी वो बेचा और खरीदा जाएगा इस एग्रीमेंट के हिसाब से। इसमें कोई भी चीटिंग, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है, तो ये फीचर्स है स्टॉक एक्सचेंज का। सेकेंड, थर्ड पॉइंट कहता है प्राइवेट स्टेटस विद गवर्नमेंट कंट्रोल। स्टॉक एक्सचेंज एक प्राइवेटली ओन्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्राइवेटली कुछ लोग जो है वो ओन करते हैं, मतलब उसमें गवर्नमेंट का होल्ड नहीं है। ओन जो मालिक है वो प्राइवेट है, वो लोग चलाते हैं इस बिजनेस को, वो लोग चलाते हैं, और रूल्स और रेगुलेशंस किसके मानते हैं? गवर्नमेंट के मानते हैं। ठीक है, द लिस्टिंग ऑफ शेयर इज डन, ये तो हो चुका है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्राइवेटली ओन्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। हाउएवर द स्टॉक एक्सचेंज हैव टू ऑपरेट एज पर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन। एक सिंपल सी बात है, जैसे आज बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, वो चलाने वाले जो लोग हैं वो प्राइवेट हैं। जैसे बहुत सारी स्कूल कॉलेज है प्राइवेट है, जहाँ पर मतलब जिन लोगों ने कॉलेज खरीदा है और वो कॉलेज को चलाते अपनी मर्जी से, फीस लेते हैं, जैसे भी है, बट वहाँ पर जब भी वो लोग काम करते हैं उनको गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को मानना पड़ता है। चलाने वाले जो मालिक है वो प्राइवेट है, बट वो जिस तरीके से भी चलाते हैं उनको रूल्स मानना पड़ते हैं गवर्नमेंट के। वैसे स्टॉक एक्सचेंज भी क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंजेस हैव टू ऑपरेट एज पर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। दे ऑपरेट अंडर गवर्नमेंट, अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब मालिक उसके प्राइवेट है, लेकिन कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। कंट्रोल बाय सेबी। और सीधी सी बात है, हर स्टॉक एक्सचेंज को किसकी बात मानना पड़ेगा? जैसे मैंने अभी ऊपर भी कहा था, सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ने बनाया। जैसे बैंकों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सुना होगा तुम लोग ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, जो तुम लोगों के नोट होती है, पैसे होते हैं, उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कानून है वो हर बैंक को मानना पड़ता है। वैसे सेबी का जो कानून है वो स्टॉक एक्सचेंजेस को मानना पड़ता है। द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर कंट्रोल बाय सेबी। सेबी हैज फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय स्टॉक एक्सचेंज। सेबी ने कई कानून बनाए हैं और उस कानून के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज को काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर्स बेचता है या खरीदता है, तो बेचने वाले के अकाउंट से शेयर्स जाता है और दूसरे के अकाउंट में आता है। तो उसके लिए आज जैसे हमने बेचा आज, तो 2 दिन बाद दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर उसका जवाब देना होगा। तो सेबी ने रूल्स और रेगुलेशन बनाया, उस रूल्स के हिसाब से ही काम करना होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज अपने मनमानी तरीके से काम करे। मेंबरशिप। एवरी स्टॉक एक्सचेंज हैज़ इट्स मेंबर। हर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। द मेंबर्स आर नॉर्मली द स्टॉक ब्रोकर्स। मेंबरशिप चार्जेस मस्ट बी पेड। इसमें स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं? ये जितनी भी कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होते हैं, तो वहाँ पर ये शेयर्स को बेचना या खरीदने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो ये जो भी खरीदा और बेचा जाता है ये हम डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसके बीच में कौन होता है? ब्रोकर्स होते हैं। आज अगर हम लोग अपने मोबाइल के भी थ्रू बेचते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज होता है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज है, ब्रोकरेज कंपनीज है, जैसे इंडिया बुल हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। आजकल ऐसी बहुत सी कंपनीज है ब्रोकरेज कंपनी, एंजल ब्रोकिंग है, जीरोदा है। तो इनके ये सब रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है शेयर मार्केट के। मतलब ये लोगों को जाकर शेयर मार्केट में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में इनको परमिशन मिलती है। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप कस्टमर्स के शेयर्स को बेचने और ख़रीदने के लिए
आपको परमिशन मिलेगी आपके थ्रू और उसका आपको ब्रोकरेज मिलेगा, मतलब कमीशन मिलेगा। लेकिन आपका रजिस्टर्ड ब्रोकर, आपको पहले आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये लीगल तरीका है। तो स्टॉक एक्सचेंज के, हर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं नॉर्मली द स्टॉक ब्रोकर में, और उसको मेंबरशिप चार्जेस देना पड़ता है वहाँ पर, ब्रोकर है तो, टू बिकम द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। द मेंबरशिप फीस इंक्लूड एंट्रेंस फीस, इसमें एंट्रेंस फीस लगती है, वो लोगों को वहाँ पर ब्रोकर बनने के लिए पहले एंट्रेंस फीस देना पड़ेगा, मेंबरशिप सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा और एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ेगा। 6th पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तो गवर्निंग बॉडी, स्टॉक एक्सचेंज आर मैनेज्ड बाय गवर्निंग बॉडी। कुछ गवर्निंग बॉडीज़ होती है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे कंट्रोल रखती है, और ये गवर्निंग बॉडी जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ पर, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं। ये लोग पूरा गवर्न करते, स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो रही कि नहीं, उस सब पर ध्यान देते हैं। 7th पॉइंट कहता है ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर। स्टॉक एक्सचेंज का जो फीचर्स है वो कहता है कि जब भी हमको शेयर्स खरीदना और बेचना है, जो हम लोग ने अभी 5th पॉइंट में भी पढ़े थे, उसके लिए ब्रोकर, रजिस्टर्ड ब्रोकर होना ज़रूरी। मतलब ऐसा नहीं कोई भी रास्ते का चलता फिरता ब्रोकर बन जाए और हमारे शेयर्स को बेचने और ख़रीदने के लिए हमसे ब्रोकरेज ले। उसको रजिस्टर्ड ब्रोकर, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को फीस दे के, सब्सक्रिप्शन दे के, मेम्बरशिप लेके ब्रोकर बनना पड़ता है। तो उसको वहाँ से लाइसेंस मिलता है ब्रोकरेज का, कि मतलब वो ब्रोकर बन के शेयर्स को खरीद सकता और बेच सकता है। तो ट्रांजेक्शन्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आर डन ओनली थ्रू द रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। लिखा है ना, ट्रांजेक्शन्स जो भी स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी हमारे शेयर्स को बेचने के लिए आ जाए, मैंने कहा रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। ट्रांजेक्शन्स थ्रू एनी अदर पार्टी आर कंसिडर्ड इनवैलिड। अगर किसी और ब्रोकर है जो वहाँ का रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है, अगर उसने किया है तो उस ट्रांजेक्शन को स्टॉक मार्केट क्या मानेगा, इनवैलिड मानेगा। 8th पॉइंट कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन। द स्टॉक एक्सचेंज नीड टू ऑब्टेन रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जब स्टार्ट होता है तो उसको गवर्नमेंट का परमिशन होना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि हाँ ठीक है, ये लीगल है इंडिया के लॉ के हिसाब से, तो ही वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज आगे चलेगा। वो स्टॉक एक्सचेंज अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो वो स्टॉक एक्सचेंज लीगल नहीं होगा। इसलिए लिखा है स्टॉक एक्सचेंज को ऑब्टेन करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट से लाइसेंस, परमिशन लेना पड़ेगा चलाने के लिए। रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिकॉग्नाइजेशन में भी टेम्पररी और परमानेंट। अब गवर्नमेंट उसको लाइसेंस, परमिशन, सर्टिफिकेट्स टेम्पररी भी दे सकती है, परमानेंट। टेम्पररी मतलब 5 साल के लिए, जैसे हम लोग को लाइसेंस मिलता है तो लाइसेंस की एक वैलिडिटी होती है। पासपोर्ट मिलता है 5 साल के लिए, 10 साल, 15 साल, उसके बाद फिर से हमको नया पासपोर्ट बनाना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस। वैसे ही कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस को हो सकता है कि 5 साल, 10 साल के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, फिर उनको रिन्यू कराना पड़ेगा परमिशन। तो और कुछ स्टॉक एक्सचेंज को परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए, ठीक है ये गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, अब इसको वापस से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज को गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइजेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, इसके फीचर्स थे। अगर कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो। शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, इसे मैंने बताया हूँ। शेयर्स मतलब तुम लोग को बताया हूँ कि जब कंपनी में लोग पैसे देते हैं और शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी को पैसे मिलते हैं, कंपनी उस पैसे से बिजनेस करती है, और लोगों को जो फ़ायदा होता है जब कंपनी को, तो लोगों को क्या प्रोवाइड करती है कंपनी, डिविडेंड, जिन लोगों ने शेयर्स खरीदा है। तो शेयर्स मतलब हिस्सा। शेयर्स में इतना है कि कंपनी को फ़ायदा होगा तो डिविडेंड मिलेगा, फ़ायदा नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये याद रखना है तुम लोगों को, ओके। शेयर्स रिस्की होता है, लेकिन जितना रिस्की होता है उतना प्रॉफिट ज़्यादा होता है। रिस्की इसके लिए होता है कि हो सकता है कंपनी को लॉस हो और बिजनेस बंद हो जाए, तो हमारे पैसे डूब भी सकते हैं। हाँ, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में क्या होता है, जैसे मैंने कहा बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट रखते हैं लोग, तो वो फिक्स डिपॉजिट में, डिबेंचर्स में भी सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड आता है, अनसिक्योर्ड। तो यहाँ पर सिक्योर्ड डिबेंचर्स में ये फ़ायदा रहता है कि हमने कंपनी को पैसे दिए, अब कंपनी को अगर कल को बहुत प्रॉब्लम हो गई, पैसे नहीं है, कंपनी लॉस में है, तो कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, जायदाद, असेट्स को बेचकर हमारे पैसे हमको रिटर्न कर सकती है। और अनसिक्योर्ड में ऐसा होता है कि
प्रॉपर्टी तो नहीं बेच सकते, बट फिर भी कंपनी कोशिश करती है कि डिबेंचर वालों को पैसे देने के लिए। लेकिन शेयर वाले लोग जो शेयर्स खरीदते हैं उनको एकदम लास्ट में अगर पैसा कुछ बचता है तो मिलता है, वरना कुछ भी नहीं मिलता है, ये याद रखना है। बट डिबेंचर वालों को हो सकता है अनसिक्योर्ड को भी मिल जाए, शेयर्स वालों को कुछ ना मिले, क्योंकि जब शेयर्स खरीदते तो पहले से कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से अगर बिजनेस चला तो शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, नहीं चला तो कम होगा, और हो सकता है कि बिजनेस बंद भी हो जाए। तो उसी को हम लोग कहते हैं शेयर्स। तो डिबेंचर्स और बॉन्ड सेफ होते हैं, बट उसमें इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, भले कंपनी को बहुत फ़ायदा हो या कम फ़ायदा हो या कुछ नहीं हो, कंपनी इंटरेस्ट देगी 10% 12%, लेकिन ये फिक्स्ड होगा, ये कभी ज़्यादा नहीं होगा, और इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। बस ये कि सेफ है कि इंटरेस्ट मिलेगा, बट ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कम रिस्क है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में, लेकिन प्रॉफिट भी क्या है, प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट क्या है, कम है, और शेयर्स में रिस्क ज़्यादा है और प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इसी तरीके से लोग इसी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं। जिसको जितना ज़्यादा रिस्क लेना है, ज़्यादा रिस्क लेना है तो शेयर्स खरीदता है, कम रिस्क लेना है तो डिबेंचर्स खरीदता है, ठीक है। और ऐसे भी अभी जो कंपनी के रूल्स हैं उस हिसाब से कंपनी सारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स ही देती है, अनसिक्योर्ड नहीं देती। सिक्योर्ड का मतलब है कंपनी के पास अगर हमने 10 लाख रुपया दिए हैं तो कंपनी अपनी कोई भी एक एसेट्स को, जायदाद को गिरवी रखती है हमारे पास। अगर कल को हम लोग को कंपनी 10 लाख रुपया रिटर्न नहीं कर पाएगी तो हम लोगों को वो जायदाद बेचकर, वो एसेट्स बेचकर कंपनी क्या करेगी, हमारे पैसे हमको रिटर्न कर देगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।